हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अश्विनी ग्रोवर जी की। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है शार्क टैंक के जजेस को। और क्यों किया है? बेसिकली शार्क टैंक की बहुत सारी डील्स है जो कि नहीं होती है। टीवी पे हम देखते हैं हो गई है डील, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर एट लास्ट वो डील नहीं होती है। कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात कर रहे हैं वो कि टीवी में कहा डील हो गई है, अब 8-9 महीने हो चुके हैं उस डील को हुए हुए, अब बात चल रही है फंडामेंटली अभी कंपनी सही नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं है। टीवी में आपने एग्री क्यों किया था? न्यूज निकल के आई थी। शार्क जो जजेस है ना, वो क्या वेट करते हैं, पहले टीवी पे टेलीकास्ट हो जाए, टीवी पे टेलीकास्ट होने के बाद डेटा देखते हैं किस तरीके का बन रहा है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है देखा जाए तो। देखो, समझने की कोशिश करो। अभी आपने 10 लाख रुपए में किसी कंपनी के 10% 20% शेयर ले लिए। पहली चीज तो आपने बहुत सस्ते रेट में लिया, उसके बाद में वो टीवी पे आते हैं, टीवी में बहुत करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग ऑनलाइन ले लेते हैं। अब ऑनलाइन लेने के बाद में कुछ डेटा पता लगता है कि कितने लोग ले रहे हैं, कितने रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि फ्री की मार्केटिंग पूरे इंडिया लेवल के ऊपर हो गई है। अगर बेसिक फंडामेंटल बिजनेस के ठीक हो गए तो कहीं ना कहीं वो जो 10 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, वो आ चुके हैं डे वन में ही। अगर इनको दिखता है वो पैसा आ गया है तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लगता है नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं बन रहा तो नहीं करते। तो ये बहुत बुरी चीज है ना। अश्विनी गुरु ने बोला डॉल्फिन बनो ना, डॉल्फिन की तरह डिसीजन लो, ना कि इस तरीके से लो। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 12 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको अभी तक फंडिंग नहीं मिली है, जो टीवी पे टेलीकास्ट हुए थे इस सीजन के अंदर। तो दिस इज वेरी बैड। बाकी मुझे लगता है सीजन 2 बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं, पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम थी उसकी, इस चक्कर में बिजनेस भी नहीं बने होंगे बहुत सारे जितने सीजन 1 में बने होंगे। ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है? नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर बायजूस की है। बायजूस के चल रहे हैं बुरे दिन, और बहुत ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं देखा जाए तो। अभी रिसेंटली बायजूस के जो ऑडिटर है डेलॉयट, उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि हमको बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा नहीं मिल रहा है। मतलब ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे कंपनी में कि वो डेटा नहीं दे रही है या कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो सकती है। उसके बाद न्यूज निकल के आती है कि जो पीक एक्सवी के पार्टनर है उन्होंने भी बोर्ड को छोड़ दिया है। अभी पब्लिकली उन्होंने बताया नहीं क्यों छोड़ा है, पर कहीं ना कहीं यही रीजन हो सकता है। बायजूस, जिसकी 2022 के अंदर $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी, मतलब बहुत बड़ा इंडिया का स्टार्टअप है, उसके साथ में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। अब कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है जो 2022 की अर्निंग रिपोर्ट है उसको सितंबर तक कर देंगे, और जो 2023 का रिजल्ट है उसको दिसंबर तक हम दे देंगे। अभी रिसेंटली नए ऑडिटर बीडीओ को भी अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं किस तरीके से इनका पूरा सीन रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर स्पेसएक्स की है। स्पेसएक्स बन गया है सबसे बड़ा यूएस का स्टार्टअप। अभी रिसेंटली वो पैसे रेस कर रहा है $750 मिलियन, और ये इनसाइडर शेयर्स बेचे जा रहे हैं, जिसके चक्कर में उनकी वैल्यूएशन $150 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बहुत बड़ा नंबर है एज अ स्टार्टअप। सबसे बड़ी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है। नंबर 1 कौन सी है वैसे दुनिया की? हमारे पड़ोसी देश से है। नीचे कमेंट में बताओ, मेरे को भी पता लगेगा आपको पता है या फिर नहीं पता है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो स्पेसएक्स की बैलेंस शीट भी अच्छी है। $5 बिलियन कैश रिजर्व पड़ा है इनके पास में, और मुझे भी पर्सनली लगता है कि स्पेसएक्स सही काम कर रहा है और स्केल कर सकता है। मुझे मतलब टेस्ला से ज्यादा भरोसा है स्पेसएक्स के ऊपर। अगली खबर श्री सीमेंट की है। तो अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आई कि 23,000 करोड़ का टैक्स एवेशन का मामला है श्री सीमेंट का। उसके बाद में 10% के आसपास इनके शेयर क्रैश कर गए। बहुत बड़ी खबर है ना भाई, इतना करोड़ों का टैक्स का चोरी का मामला बहुत बड़ा होता है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया कि जो माइक्रॉन है वो इंडिया के अंदर 6600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है गुजरात के अंदर, जहां पर 20,000 से ज्यादा नौकरियां क्रिएट होगी। 5,000 तो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाली है, 15,000 कम्युनिटी जॉब्स क्रिएट होने वाली है फ्यूचर के अंदर, और इसका फेज 1 2024 के अंदर चालू भी हो जाएगा। तो एक अच्छी खबर है। इंडिया जो फ्यूचर में सोच रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, माइक्रॉन चिप्स बनाएगा इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेस की बात नहीं कर रहा हूं, सिलिकॉन चिप्स की बात कर रहा हूं। अगली खबर इन्फोसिस की है। इन्फोसिस ने डील साइन करी है 3700 करोड़ की, डेनमार्क बेस एक लाइफ साइंस कंपनी के अंदर। 110 मिलियन यूरो इन्होंने इन्वेस्ट किए है, ऑल कैश डील है। अब इस एक्विजिशन के चक्कर में इन्फोसिस लाइफ साइंस डोमेन के अंदर भी स्ट्रांग हो जाएगा। यूरोप के अंदर अगर देखा जाए, अच्छा चीज है ना देखा जाए तो। इन्फोसिस भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगली खबर यूपी के अंदर इनॉग्रेट हो गया है एडवर्ब, जो कि 200 करोड़ की रोबोटिक फैक्ट्री है। कहा जा रहा है 3,000 लोगों को यहां पर जॉब मिलने वाली है। 15 एकड़ के अंदर यह बना है।
ये 1 लाख रोबोट्स पर ईयर बनाएगा और 2027 तक इनका जो टारगेट है वो है $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी बनने का। और ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी करेगा जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है यूपी को, उसके अंदर। अगर मैं मोदी जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, वो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ लेके आया है। बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट शुरू हो गई है और वो पेमेंट हर जगह पे देखने को मिल रही है। मतलब गांव के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर भी लोग आज डिजिटल पेमेंट का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्योंकि देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को तो बहुत कॉमन देखा है। मैं पंजाब में गया था, मैंने उस लेवल का यूपीआई नहीं देखा डॉट ऑप्शन। 1-1.5 साल हो गया इस बात को। आप मुझे बताओ कहाँ पे रहते हो, क्या यूपीआई अच्छे तरीके से वहां पेनिट्रेटेड है या फिर नहीं है? क्या एक्चुअल डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से पेमेंट्स में फर्क पड़ा है? क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन नो डाउट आया है, आज कहीं पे भी जा रहे हैं आप फोन के अंदर अच्छा इंटरनेट देख पा रहे हो, हर जगह पे चल रहा है, पर क्या उसकी वजह से पेमेंट में इम्पैक्ट पड़ा है या फिर नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। अगली खबर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने अपने बजट को रिवैम्प कर लिया है आईएमएफ के कहने पे। आईएमएफ ने कहा था भाई तुम्हारा बजट बेकार है, तुम बहुत ज्यादा अनाप शनाप खर्चे कर रहे हो। पाकिस्तान ने अपना बजट के खर्चे कम कर दिए हैं। अब 14.48 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपी का इनका जो बजट है होने वाला है। इन्होंने 85 बिलियन रुपीस कम करे हैं अपने बजट से। अब देखते हैं इनको पैसा मिलता है आईएमएफ से या फिर नहीं मिलता है। अगली खबर रशियन ऑयल की है। तो भाई रशियन ऑयल इंडिया ले रहा है, इसके ऊपर यूएस वाले कह रहे हैं हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडिया का डिसीजन है, उनको लेना है या फिर नहीं लेना। बाकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही है इंडिया की, देखा जाए ना। यूएस में जैसे अभी मोदी जी गए, पहले भी जाते थे, इस बार जब गए ना, इस बार कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ा है, बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा मेहरबान हो गया यूएस। अब कई लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे कि ऐसा क्यों है। ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि क्या हो रहा है, पहली चीज इंडिया रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, रशिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर यूएस को चाइना को दबाना है तो कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट चाहिए, तो वो शायद इंडिया का सपोर्ट चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर आइडिया फोर्स की है। तो उनका आईपीओ निकला है 567 करोड़ का और वो फुली सब्सक्राइब हो गया 2 घंटे के अंदर। ये बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करके चले तो वो उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए, पर ऐसा देखा जाता है इनिशियली वो नहीं करते हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है पूरा आईपीओ। मुझे पर्सनली लगता है कि ड्रोन एक नया सेक्टर बनेगा और अच्छे तरीके से ग्रो होगा। होप फॉर द बेस्ट। मुझे आइडिया फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, फंडामेंटल्स कुछ नहीं पता, तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पर मुझे ड्रोन समझ में आता है क्योंकि मेरा दोस्त भी एक ड्रोन की कंपनी चला रहा है, छोटे लेवल पे चला रहा है, पर उसका जो बात करके समझ में आता है ना, वो आर्मी तक को सपोर्ट मतलब प्रोडक्ट देने की बातें कर रहा है। अगली खबर लुलु ग्रुप की है, जो कि यूएई बेस्ड एक ग्रुप है। उनका कहना है कि वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी इंडिया के अंदर आने वाले 3 सालों के अंदर। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट कर भी दिया है। अब उनका कहना है इससे 50,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी, 22,000 से ज्यादा नौकरियां तो अभी ये जनरेट भी कर चुके हैं। अभी तेलंगाना के अंदर भी ये 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। लुलु ग्रुप, लुलु मॉल सुना होगा आपने, ये उन्हीं का है। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट आज फ्लैट बंद होती हुई दिखाई दी, वॉलेटाइल थी, कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, पर एट लास्ट थोड़ी सी नीचे बंद हुई, पर फ्लैट ही मान सकते हैं हम कि कुछ हुआ नहीं मार्केट के अंदर, पर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा थी। अब इसका रीजन क्या है कि ऑयल प्राइसेस का भी फर्क पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस का फर्क पता क्यों पड़ा है, फ्लक्चुएशन क्यों आई है, रशिया के चक्कर में। अभी अगर आप न्यूज के अंदर अपडेटेड रहते हो तो भाई रशिया में कूप हो सकता था, मतलब जो पुतिन है, पुतिन के ऊपर उन्हीं के आर्मी वाले लोग अटैक कर सकते थे, बेसिकली उन्हीं की टीम के मेंबर उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। आर्मी वाले नहीं कहिए, प्राइवेट आर्मी के जो जनरल थे, कमांडर थे, वो इन पे अटैक करने वाले थे। वो वापसी आ रहे थे, यूक्रेन से लड़ रहे थे, वो वापसी आ रहे थे कब्जा करने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ रुकती हुई दिखाई दे रही है, सेटलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब ऑयल प्राइसेस रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे, पर कहीं ना कहीं रशिया ने जो कब्जा करा था यूक्रेन पे, वो तो पीछे हो गया, कहीं ना कहीं रशिया दब गया, ऐसा तो देखने को लग रहा है। बाकी आप मुझे बताओ नीचे कमेंट के अंदर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को है, मतलब 29 जून को है। आज मार्केट डाउन साइड पे दिखाई दी, पर फार्मा और ऑटो सेक्टर ने सपोर्ट प्रोवाइड किया। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करके चले तो वो रिकवर होते हुए दिखाई दिए, तो इससे लग रहा है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से रही है, कौन बढ़ा है कौन घटा है। इसी के साथ आज के वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।